हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का वन शॉट रिवीजन ऑब्जेक्टिव। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें हम इच वीडियो में दो दो चैप्टर्स कर लेंगे। जैसे पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें दो चैप्टर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू एसपीपीडी बुक्स के अनुसार अगर देखें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, ऑप्शन नंबर ए; बी लेबर; सी कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लैंड भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है? पहला है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, सी तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है कि इनमें से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है? तो प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन है ही, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से किसको हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? यहां पूछ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए स्टैंड फॉर, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट एज अ होल एंड एन इंटायर माने संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए है नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी है फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी है टोटल प्रोडक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो नेशनल इनकम का भी स्टडी करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी करते हैं, टोटल प्रोडक्शन की भी स्टडी करते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो कौन सा कर्व है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन नंबर बी डिमांड कर्व, ऑप्शन नंबर सी इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो कर्व दिखाता है उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शायद आप लोग देख सकते हैं कर्व समथिंग लाइक दैट। कनकेव होता है, ये सब क्लास में बताया जाता है, ये सारी चीजें। कनकेव टू द ओरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। अब देखिए आ ही गया क्वेश्चन अगला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है कैसा? तो कनकेव टू द एक्सिस होता है, कन्वेक्स टू द एक्सिस होता है, पैरेलल टू द एक्सिस होता है। अगला दिया है डी वर्टिकल टू द एक्सिस। तो फिगर बनाई हुआ आपके सामने, कैसा होता है? कनकेव टू द एक्सिस होता है, कनकेव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो जो स्लोप होता है प्रोडक्शन, पीपीसी ऐसे ही समथिंग बना रहता है, तो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कैसा होता है? तो देखें जरा, ऊपर से नीचे की तरफ आता है कर्व। तो पहला ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड चौथा ऑप्शन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आता है पीपीसी कर्व का स्लोप। तो कह रहा है कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स कहां से फॉल होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। किस इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर डिसीजन लिया जाता है? किस तरह की अर्थव्यवस्था में प्राइस के आधार पर, कीमत के आधार पर डिसीजन लिया जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ऑप्शन नंबर बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड इकोनॉमी में, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। किस इकोनॉमी में प्राइस के आधार पर डिसीजन लिया जाता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इस पे कंट्रोल रहता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताया गया था क्लास में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस पे सबका कंट्रोल प्राइवेट लोगों का होता है, और जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए होता है। और प्राइस
प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल सरकार रखती है अपने पास, गवर्नमेंट, और जो भी प्रोडक्शन होता है सोशल वेलफेयर के लिए होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है सोशल वेलफेयर के लिए होता है, यानी कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इकोनॉमी हैज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जिसका सह अस्तित्व होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, उसको कौन सा इकोनॉमी हम लोग कहते हैं? कह रहा है कि विच इकोनॉमी हैज कोएग्जिस्टेंस, कौन सा इकोनॉमी का कोएग्जिस्टेंस माने सह अस्तित्व होता है ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिस्ट का होता है, ऑप्शन नंबर बी सोशलिस्ट का होता है, ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड का होता है, तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है मिक्स्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, नॉन ऑफ दिस। इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड एज, तो यहाँ नॉन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। इकोनॉमी को तीन तरह बांट सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, तीन तरह से बांट सकते हैं, ऑल ऑफ दिस यहाँ आंसर होगा। इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन तरह से बांट सकते हैं इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, सोशलिस्ट जिसको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी कहा जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहां देखें हम लोग पढ़ते हैं कि आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल यूनिट और ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट माने एज अ होल। तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी, तो कंज्यूमर का बिहेवियर इंडिविजुअल स्टडी है, तो इसलिए उसके कंज्यूमर का बिहेवियर का स्टडी कहां करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम टॉपिक पढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर ए दिया है व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, ऑल ऑफ दिस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम तीनों ही होता है, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following is not a factor of production, इनमें से कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मनी नहीं है, कैपिटल फैक्टर प्रोडक्शन है। तो मनी नहीं है, यानी कि मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये तीनों होता है, मनी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तीनों होता है और मनी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किसके अनुसार इकोनॉमिक्स ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो साइंस इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण वादी विचारधारा के प्रोफेसर थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना भी की थी। अल्फ्रेड मार्शल बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, जो माइक्रो शब्द था, जो सूक्ष्म शब्द था, इसका फर्स्टली यूज किसने किया था? तो वही ना यूज करेगा जो इसको बांटा था इकोनॉमिक्स को, जिसने दो भागों में बांटा था। तो किसने बांटा था भाई? तो किसने फर्स्टली यूज किया था माइक्रो शब्द को? तो ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी बॉल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी किन्स एंड ऑप्शन नंबर डी रैगनर फ्रिस। तो रैगनर फ्रिस ने 1933 में इकोनॉमिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर दो भागों में बांट दिया था रैगनर फ्रिस ने 1933 पे। तो रैगनर फ्रिस ने माइक्रो शब्द का पहली बार यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, किसने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था रिलेटेड टू वेलफेयर?
वेलफेयर कहें या ह्यूमन वेलफेयर कहें, बात एक ही है। ह्यूमन वेलफेयर कहें या वेलफेयर कहें कि कल्याणवादी विचारधारा के यानी कि मानव कल्याणवादी विचारधारा कहें या कल्याणवादी विचारधारा कहें, बात तो एक ही है। तो इसके ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी सैमुअलसन। तो किसने दिया था कल्याणवादी विचारधारा? तो मार्शल ने दिया था। मानव कल्याण कहिए या कल्याणवादी कहिए, बात तो एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी मार्शल ही ने कल्याणवादी या मानव कल्याणवादी विचारधारा दिया था। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जेबी से तो उनके फॉलोअर हैं एडम स्मिथ के। दूसरा है माल्थस, सी एडम स्मिथ और डी मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और जेबी से इनके फॉलोअर थे। तो एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है किसको? तो माइक्रो का मतलब आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। माइक्रो में जो आई स्टैंड रहता है, माइक्रो का जो आई स्टैंड रहता है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट के स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल यूनिट में आता है, इंडिविजुअल यूनिट में तो मैंने पहला ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड ये सारी चीजें होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट भी होता है, स्मॉल यूनिट भी होता है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ लॉजिक है। ये किसने कहा था? हिग्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी किन्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी मार्शल ने कहा था। तो रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ लॉजिक। रॉबिन्स ने कहा था कि साइंस ऑफ लॉजिक होता है। Who said? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, Who said economics is a science of wealth? किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है? इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स ने, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर डी जे के मेहता ने। तो एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के पिता हैं, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर व्हिच ब्रांच? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? माइक्रो, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी अबव टू एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो अबव टू, माइक्रो और मैक्रो दोनों में इकोनॉमिक्स के स्टडी करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि चारों ऑप्शंस सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ दोनों होगा तो एक और दो यानी कि सी आंसर होगा अबव टू। चारों ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़ें एंड देन आंसर लगाएं, ये काफी जरूरी है। और यहाँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, तो इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ, अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स आर। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप के आधार पर, ऑफ द रिसोर्सेज के ऑनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक्स आर। इकोनॉमिक्स कितने तरह के होते हैं? पहला होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा होता है मार्केट इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल द अबव। ऑनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक्स आर होते हैं ऑल द अबव, तीनों तरह के। सेंट्रली प्लान्ड को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही कहा जाता है। ऑल द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो में जो ए स्टैंड है, ए का मतलब होता है एग्रीगेट एज अ होल, एग्रीगेट एज अ होल एन एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है ऑप्शन नंबर ए फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी एग्रीगेट प्राइस लेवल, ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है इन सब की, यानी कि ऑल द अबव। फुल एम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी की जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी की जाती है, एग्रीगेट प्राइस लेवल की भी स्टडी की जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की भी स्टडी की जाती है। ऑल द अबव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस? किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स कभी पॉजिटिव साइंस होता है, कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है? ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडमैन, ऑप्शन नंबर सी केन्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेडमैन ने कहा था कि कभी कभार इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस होता है और कभी कभार नॉर्मेटिव साइंस। चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, तो साइंस दो तरह से होता है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो वहां बताया गया था, फ्रेडमैन ने कहा था कि इकोनॉमिक्स कभी पॉजिटिव साइंस होता है, कभी नॉर्मेटिव साइंस होता है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है?
नोट्स पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, नोट्स में सारा कुछ बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर में द मूवमेंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज। पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या शो कर रहा है, फिगर को देखकर आप क्या शो कर रहा है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है ग्रोथ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई। ऑप्शन डी कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई। कह रहा है कि ए और बी यही पॉइंट शो कर रहा है कि वाई अपनी मात्रा को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कि ज्यादा प्रोडक्शन एक्स का हो, ज्यादा प्रोडक्शन एक्स का हो। जब ये हम लोग टॉपिक पढ़े होंगे एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसमें दिखाया जाता है कि एमओसी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वहां ये पॉइंट दिखा रहा है, ए से बी पॉइंट ये दिखा रहा है कि y अपनी मात्रा को छोड़ रहा है, कि बी मतलब कि x अपनी मात्रा को छोड़ रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, कि x का प्रोडक्शन बढ़े। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स x एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स y। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following is not a welfare economist? इनमें से कौन वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नहीं है? नॉट पूछ रहा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जेबी से, ऑप्शन नंबर बी है मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है पीगू, ऑप्शन नंबर डी है कैनन। तो देखिए जरा, मार्शल, पीगू और कैनन, मार्शल के फॉलोअर है पीगू और कैनन, तो ये तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के हो गए, एक ही लोग हैं मार्शल के, ये लोग पीगू और कैनन क्या है, फॉलोअर हैं। जेबी से एडम स्मिथ के फॉलोअर हैं, तो इसलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तो ये तीनों मार्शल, कैनन, पीगू हो जाएंगे, जेबी से इनमें से नहीं है। तो जेबी से एडम स्मिथ के फॉलोअर है, तो ये आंसर हो जाएगा। कि ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है, इनमें से कौन वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जेबी से। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर, माइक्रोज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। माइक्रोज किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? जर्मन लैंग्वेज से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश लैंग्वेज से, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से, ऑप्शन नंबर डी अरेबिक से। तो माइक्रोज बिलोंग्स टू ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमओसी कहते हैं, इसका और एक दूसरा नाम एमआरटी भी होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ अपॉन रहना चाहिए, तो ये आंसर सही है। अगला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है फॉर्मूला एमओसी का और एमआरटी का। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड। जनरल प्राइस लेवल स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी नन ऑफ दीज। तो जनरल प्राइस लेवल की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये एग्रीगेट लेवल की बात होती है जनरल प्राइस लेवल का मतलब। अगला, who has divided economics into two branches of micro and macro on the basis of economic activity? किसने इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया था? ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है रिकार्डो, ऑप्शन नंबर सी है रैगनर फ्रिस एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो रैगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में बांट दिया था, माइक्रो और मैक्रो में। किसने बांटा था? रैगनर फ्रिस ने। कब बांटा था? 1933 में, 1933 में। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is studied under microeconomics? Which of the following is studied under microeconomics? इनमें से किनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमिक एग्रीगेट, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इनकम एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है इंडिविजुअल यूनिट की, क्योंकि माइक्रो का मतलब जहां माइक्रो में आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल यूनिट होता ही है, इस वजह से इंडिविजुअल। इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम, इसकी स्टडी मैक्रो में करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल यूनिट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? कह रहा है कि इनमें से किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड, किस बेस पर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंस्टॉल करते हैं? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी आंसर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि माइक्रोज विच मींस स्मॉल बिलोंग करता है, माइक्रो जिसका मतलब होता है छोटा, वो बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है? अरेबियन वर्ड से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक वर्ड से, ऑप्शन नंबर सी जर्मन वर्ड से, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश वर्ड से। कह रहा है कि माइक्रो जिसका मतलब होता है छोटा, वो किस शब्द से बिलोंग करता है? तो ग्रीक वर्ड से, ग्रीक शब्द से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement is true, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, ह्यूमन वांट्स माने मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज उसके बनिस्पत वांट के बनिस्पत रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। ऑप्शन नंबर सी स्कैर्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, कमी चॉइस माने चयन को जन्म देती है। ऑल ऑफ दिस आंसर। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो सारे ही स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है कि इनमें से कौन सैलिएंट फीचर माने महत्वपूर्ण फीचर है फैक्टर्स का माने रिसोर्सेज का? तो दिस आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, दिस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि सैलिएंट फीचर है ये ऊपर वाला दोनों, यानी कि आंसर होगा सी। ध्यानपूर्वक चारों ऑप्शन पढ़ेंगे देन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 37 विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इनमें से कौन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। सारा ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी टाइप है, कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप है, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दिस। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चार तरह का होता है, पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज और चौथा इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑफ 4 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि टू विच फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? ऑप्शन नंबर ए चॉइस, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि टू विच फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? चॉइस से रिलेटेड है। ये रहा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू एसबीपीडी बुक। तो अगला चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है, दो चैप्टर को एक ही साथ कंबाइंड किया गया है ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।